हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी एसएसओ और बीएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 10 है। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले अपने बाकी के वीडियोस को जरूर देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वॉल्यूम 1 का लास्ट सेट है। ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो इन सभी 10 सेट का मास्टर वीडियो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आज इस वीडियो में सेट नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद हम एक और वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे जो कि सेकेंड वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो चल रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले यानी 1940 से लेकर के 1946 तक अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आपको पता हुआ कि सर थॉमस रो जो है वो जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। तो यहाँ पे सी हो जाता। एक प्रश्न ये भी आता है कि शाहजहां के दरबार में कौन आए थे? तो पीटर मुंडी का नाम आपने सुना होगा, इनके दरबार में आए हुए थे। और हाल ही में मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने बात किया था कि मुगल दरबार में अलग अलग शासकों के क्रम में कौन कौन से विदेशी जो यात्री थे वो आए हुए थे। तो वो आप एक बार जरूर देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा सही आंसर? 1746-48 के में होता है पहला कर्नाटक युद्ध। और इसमें एक्चुअली होता ये है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो पृष्ठभूमि है यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध और अंग्रेज जो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी महत्वपूर्ण कारण थे। लेकिन अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर हमला और उन्हें जब्त करना, जिससे कि फ्रांसीसी जो थे वो उन्होंने मद्रास पर आक्रमण किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किन पुरस्थलों से मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए? मैंने इस सीरीज में सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। एक तरह से आप कहो तो ये सभी सब्जेक्ट का मिक्सअप रहता है। तो आराम से वीडियो को देखिए। देखिए किन पुरस्थलों से मनका बनाने के कारखाने मिले? तो चंदहुदड़ो और लोथल, इन दो जगहों से हमें मन के बनाने के कारखाने मिले। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? एक और चार, एक और चार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना हम लोग मैकियावेली के प्रिंस से करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ पे सी हो जाता है राइट आंसर। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत पर पाया गया था। और इसमें एक और विशेषता जैसे कि सुदर्शन झील का जो मरम्मत की बात हमें जानने को मिलती है वो इसी अभिलेख से जानने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को किस इतिहासकार ने माना? तो देखिए यहाँ पे अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर ऑप्शन में आपको आरपी त्रिपाठी, सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि स्टेनली लेनपुल दिख रहा होगा, मतलब अगर ऑप्शन आरपी त्रिपाठी भी है और एक ऑप्शन यहाँ पे रहता स्टेनली लेनपुल, तो सबसे पहले स्टेनली लेनपुल को टिक करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे हम आरपी त्रिपाठी को टिक करेंगे क्योंकि इन्होंने भी माना था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? यह कथन किससे जुड़ा है? तो इल्तुतमिश ने ये कही थी, इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा।
एकता प्रथा को इन्होंने स्टार्ट किया था तुर्कानी, जो 40 सरदारों का गठन था तुर्कानी चहलगान, तो इसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने ही किया था। और साथ ही साथ जैसे कि हम जानते हैं कि चंगेज खां का आक्रमण जो है इनके काल में हुआ था। तुर्कानी चहलगानी का जो समाप्त किसने किया, तो बलबन ने किया। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और तुगलक वंश का ये सबसे कमजोर शासक के रूप में माना जाता है। 1398 में तैमूरों का आक्रमण होता है, ये याद रखिएगा, 1398 में। और इन्होंने यानी जो तैमूर ने दिल्ली को काफी बुरी तरह से लूटा था, ये ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम शब्द का अर्थ होता था यहाँ पे सैनिकों का अनुदान। ऑप्शन बी, सैनिकों का अनुदान। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक, पागलपंथी जो आंदोलन होता है वो 1813 में करमशाह के नेतृत्व में किया था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? मैंने आप लोगों को ये चीज बताया हुआ है कि आप सबसे पहले तो डी बनाओ एक, ठीक है, और बीच में इसको काटो, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था चक्रवात के बारे में, ठीक है, चक्रवात के बारे में कि पवन की दिशा कैसी होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में चल रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये इस तरफ चल रहा है। ये चक्रवात के बारे में मैंने आपको बताया था कि पवन की जो दिशा होगी ये क्या है, यानी घड़ी के उल्टा दिशा चल रहा है, ठीक है, घड़ी के उल्टा दिशा में, क्योंकि घड़ी तो इस तरह से घूमता है ना, घड़ी इस तरह से घूमता है, लेकिन ये उल्टा दिशा में। तो अगर चक्रवात पूछता है तो पवन की दिशा हम लोग कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रति चक्रवात है तो चक्रवात के उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओ कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात में, जब चक्रवात में उल्टा चल रहा था तो प्रति चक्रवात में अनुकूल हो जाएगा, तो यानी घड़ी के सुई के अनुकूल, यहाँ पे ऑप्शन डी, राइट। याद करने एक छोटा सा तरीका है, याद रखना। किस तत्व तक अष्टक के नियम लागू पाया जाता है? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो वहां पे हम जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक ही सीमित रहता है। ऑप्शन ए होगा। रोग हाथी पांव जो होता है होने का कारण क्या है, जिसको हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं, फाइलेरियसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। तो ये जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, वुचेरिया प्रोटोजोआ एक होता है, इसका नाम आप पूरा तरह से याद रखना, वुचेरेरिया ब्रोंकैफ्टी, ठीक है, ब्रोंकैफ्टी नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो ये याद रखेंगे, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बनता है, ऑप्शन डी। हमारे शरीर की दैनिक 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तथा यह किस ग्रंथि से साबित होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा मेलाटोनिन, यानी कि पिनियल ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेलाटोनिन शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पादित हार्मोन है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में सर्केडियन लय को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, अर्थात यह शरीर को उसके नींद चक्र को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, और इसे स्लीपिंग हार्मोन यानी स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का जो होता है वो राइबोसोम मतलब डेफिनेटली है। तो यहाँ पे आप देख लेना ऑप्शन बी, जिसमें राइबोसोम हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मिकास एक नई तकनीक है जो उपयोग होती है। मिकास का प्रयोग जो करते हैं वो बाईपास सर्जरी में किया जाता है, ऑप्शन बी, बाईपास सर्जरी में। अगला प्रश्न है कि पित्त यानी बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण करना, पित्त का कार्य होता है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत से और जाकर के जमा होता है पित्ताशय में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ये याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार रिपीट होता है।
भारत के महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, जो कि ये गलत है क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। आर्टिकल आपने 76 पढ़ा होगा, 76 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, ये सही है। तो यहाँ पे केवल और केवल दो को टिक करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था? जब पहला संविधान संशोधन हुआ उस वक्त इसमें नवी अनुसूची जोड़ा गया था, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी होगा राइट। कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत अघोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो आपात के अंतर्गत भी जो कि स्थगित नहीं किया जा सकता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सी बनेगा करेक्ट आंसर। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? तो देखिए, मौलिक अधिकारों के साथ अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के लिए जो गठित समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और जैसे विदेश मामलों की बात करें तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल डी करेक्ट है। किसने कहा है कि राज्य के नीतिशक तत्व तो पूर्णतः लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी आइवर जेनिक्स के द्वारा, ठीक है, आइवर जेनिक्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और राज्य का नीतिशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 36 से लेकर के 51 तक ये चर्चा में है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी माना जाता है। और ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी के रूप में जानते हैं लोग। तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है इसका संबंध नहीं होगा क्योंकि ये संबंधित था चुनाव सुधार से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चुनाव सुधार से संबंध रखता है। और इसका गठन जो है वो 1998 में किया गया था। जैसे सरकारी आयोग की बात करें तो इसका संबंध तो आपको पता है, कई बार पूछा जाता है, केंद्र राज्य के बीच संबंध था और इसके गठन 1983 में की गई थी, ठीक है, 1983 में। राजमन्ना को अगर हम बात करें तो इसका गठन 1991 में किया गया था। और जो पुंछी आयोग है इसका भी गठन 1969 में किया गया था। तो ये सब याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है, खास करके सरकारी आयोग तो याद रखना ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित होगा, ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ भारत के राज्य है और दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से अलग अलग करके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम वीवीआई है, इसको याद रखें, ठीक है। जैसे कि आप देखिए डोडा बेटा अगर हमने बात किया तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु में पड़ता है। तो फर्स्ट का 4 के साथ मिलना चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन बाकी को भी याद रखिएगा, जैसे कि धूपगढ़ ये आपका कहाँ पर पड़ता है? धूपगढ़ जो है ये जैसे कि हम जानते हैं ये आपका सर ये क्या बोलते हैं इसको, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डी का फर्स्ट के साथ आएगा, डी का फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है डी का फर्स्ट के साथ। और गुरु शिखर चोटी जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो कि राजस्थान में, तो यानी बी का 3 के साथ, तो बी का 3 यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से सारामती जो चोटी है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है ये पहले बहुत बार पूछा जाता था, हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, अब तो ये नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि संकोच नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है नीलांग घाटी, उत्तराखंड।
निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? केवटी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर करेक्ट है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, यह भी करेक्ट है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। तो कह सकते हैं सभी के सभी 1 2 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है वो क्या कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है नाफेड। ठीक है, नाफेड कार्य करता है। और नाफेड से रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को, ये याद रखना है। ठीक है, 1958 को इसकी स्थापना की जाती है। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी जिसे हम नाफेड कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन ए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना किया जाता है 1965 में। ठीक है, 1965 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बी। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर, अनफिनिश्ड की लेखिका कौन? अनफिनिश्ड की लेखिका प्रियंका चोपड़ा जोनास, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछ जाते हैं। पहला तो ये कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, और दूसरा ये कि पहले सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया गया था। तो ये 1995 तो याद रखना ही रखना, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 1995 के साथ ये भी याद रखना है कि इसका डेट क्या था। तो 15 अगस्त 1995 को सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, ये याद रखेंगे, ऑप्शन ए। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत के सबसे अधिक होता है? भारत में सबसे अधिक होता है कौन सा कहवा? तो वो है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका कहवा का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको कल ट्रिक बताया था, और उस ट्रिक को अगर आपने ध्यान से याद रखा होगा तो इस प्रश्न को आराम से आप कर सकते हो। अदरवाइज डेफिनेटली आप तुक्का लगाओगे या फिर जैसे तैसे मार करके हो सकता है सही करो या फिर गलत करो। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक याद रहेगा तो 101% आप 100% सही करके ही आओगे। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि बीबी इंडिया ने श्री मायाताई को बिम्स्टेक का सदस्य बनाया। तो बीबी इंडिया यानी बांग्लादेश भूटान हो गया, इंडिया तो इंडिया हो गया, ने मतलब नेपाल, श्री मायाताई को, श्री मतलब श्रीलंका, माया मतलब म्यांमार, यानी हमने म्यांमार देख लिया, नेपाल देख लिया, मायाताई को यानी थाईलैंड। तो थाईलैंड ये भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मालदीव नहीं होता है। ठीक है, मालदीव नहीं होता। म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड ये सब आता है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, तो कुल मिलाकर मालदीव इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी। बिम्स्टेक का जो गठन होता है वो 6 जून 1997 को होता है, और म्यांमार इसमें दिसंबर 1997 में जुड़ता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य का बड़िस्ती गांव जो है नक्सल मुक्त गांव बन गया है? तो हो सकता है ऐसे पूछे कि चर्चा में रहा बड़िस्ती जो गांव है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे महामार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्कॉच 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया? स्कॉच पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सड़क महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे गोल्डन लॉयन पुरस्कार दिया गया? गोल्डन लॉयन जो पुरस्कार होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान ये माना जाता है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, वेर्नर हरगोज जो है, हरजोग हरजोग इनको हाल ही में दिया गया, ऑप्शन सी। निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ मिलकर के एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन ए, हैदराबाद। करेक्ट आंसर हैदराबाद। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि किस राज्य के अ, कड़ियप्पा हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग दिया गया?
तो ये होगा केरल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में 45 जो कि हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारा क्लास नोट वाला जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड डे।